वेल डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग आयनाइजेशन एनर्जी स्टडी कर रहे थे और उसमें हम लोगों ने एक एप्लीकेशन पढ़ा कि अगर सपोज़ किसी एलिमेंट का एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट एक्वायर करने में हमें कम एनर्जी लगानी पड़े तो वो बनने वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होती है। जैसे मैं एक एग्ज़ाम्पल से अपनी उस पुरानी बात को रिकॉल करता हूँ। मान लीजिए मेरे पास निकल का एक मेटल है और मैं उससे निकल क्लोराइड बनाना चाहता हूँ। प्लेटिनम का एक मेटल है और उससे मैं प्लेटिनम क्लोराइड बनाना चाहता हूँ। तो मैं कुछ ऐसा कह रहा था कि निकल का 0 से +2 बनने में मुझे IE1 + IE2 लगाना पड़ा और प्लेटिनम का प्लेटिनम 2+ बनाने में भी मुझे उस प्लेटिनम का IE1 + IE2 लगाना पड़ा। जहाँ पे भी ये वैल्यू मुझे लेसर लगानी पड़ी वो पर्टिकुलर स्टेट ज़्यादा स्टेबल थी। मतलब निकल 2+ ज़्यादा स्टेबल फॉर्म में एग्जिस्ट करता बिकॉज IE1 और IE2 का सम निकल के केस में लेसर था एज़ कम्पेयर टू दैट ऑफ प्लेटिनम। और वहीं मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि अगर मैं निकल का निकल 4+ बनाना चाहूँ मींस NiCl4 बनाना चाहूँ या प्लेटिनम का प्लेटिनम 4+ बनाना चाहूँ मींस PtCl4 बनाना चाहूँ तो प्लेटिनम का वो क्लोराइड ज़्यादा स्टेबल है जस्ट बिकॉज द सम ऑफ फर्स्ट 4 आयनाइजेशन एनर्जीज अगर मैं देखूं तो वो प्लेटिनम का लेसर है एज़ कम्पेयर टू निकल। एक क्वेश्चन समटाइम अपीयर होता है हमारे सामने कि K2 PtCl6 एग्जिस्ट करता है बट K2 NiCl6 एग्जिस्ट नहीं करता। तो आप यहाँ पे वही रीजन असाइन कर सकते हैं कि निकल का +4 अनस्टेबल होता है हायर आयनाइजेशन एनर्जीज़ की वजह से, जिसकी वजह से ये एग्जिस्ट नहीं करेगा बट ये एग्जिस्ट करेगा। तो हमारे दिमाग में एक पिक्चर सी बन जाती है कि बस आयनाइजेशन एनर्जीज़ देख लेंगे, आयनाइजेशन एनर्जीज़ जहाँ पे लेसर लगानी पड़ी वो वाला पर्टिकुलर स्टेट ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा। सी, मान लीजिए मैं आपको कॉपर का एक केस देता हूँ जिसमें मैं कॉपर के क्लोराइड बनाना चाहता हूँ। लाइक मेरे पास कॉपर से एक ऑप्शन है CuCl बनाए जाने का, एक ऑप्शन है कॉपर से ही CuCl2 बनाए जाने का। जहां कॉपर 0 से +1 बनाया जा रहा है और कॉपर 0 से +2, तो यहाँ मुझे IE1 लगाना पड़ेगा जबकि यहाँ मुझे IE1 + IE2 लगाना पड़ेगा और डेफिनेटली ये वाला वैल्यू ज़्यादा लगाना पड़ेगा। जब ये वाला वैल्यू ज़्यादा लगाना पड़ेगा तो मुझे ऐसा लगता है कि Cu+ जो है वो ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू Cu2+, क्योंकि मुझे ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी है इस स्टेट को बनाने में। लेकिन इन प्रैक्टिस अगर मैं कॉपर के कंपाउंड्स देखूं तो मुझे मोस्ट ऑफ द टाइम कॉपर के कंपाउंड +2 की फॉर्म में मिलते हैं, लाइक कॉपर सल्फेट, कॉपर क्लोराइड, कॉपर कार्बोनेट, कॉपर नाइट्रेट, जहाँ सब जगहों पे कॉपर +2 की फॉर्म में है। हालांकि ऐसी बात नहीं कि +1 में वो दिखाई नहीं देता बट मुझे +2 ही ज़्यादा अपीयर होती नज़र आएगी। तो यहाँ पे फिर वो आयनाइजेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट कहाँ चला गया, हम लोग ढूंढते ही रह जाते हैं। एक्चुअली आयनाइजेशन एनर्जी का ये जो कॉन्सेप्ट है ये 100% इन्फॉर्मेशन हमें सिर्फ तभी दे पाता है जब आपका मेटल गैसियस फॉर्म में हो, बनने वाला कंपाउंड भी गैसियस फॉर्म में हो, जो कि इन प्रैक्टिस तो ऐसा नहीं है। इन प्रैक्टिस तो कोई भी मेटल आपकी गैसियस फॉर्म में नहीं है और कंपाउंड भी मोस्ट ऑफ द टाइम हम लोग एक्वस फॉर्म में उसको ऑब्टेन करते हैं। तो गैसियस फॉर्म में तो वो बिल्कुल नहीं होते हैं। अगर गैसियस फॉर्म में हमें मेटल गिवन हो और उसका ये पर्टिकुलर कंपाउंड भी गैसियस फॉर्म में ही बनता हो तो शायद +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कॉपर का ज़्यादा स्टेबल हो सकता था। बट इन प्रैक्टिस हमने देखा कि +2 ही हमें ज़्यादा स्टेबल नज़र आया, क्योंकि इन प्रैक्टिस तो कॉपर सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करता था और आयनाइजेशन एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो तो सिर्फ आइसोलेटेड गैसियस एटम्स पे एप्लीकेबल है, ना कि सॉलिड फॉर्म ऑफ द मेटल्स पे। तो फिर किस पर्टिकुलर मेटल का कंपाउंड ज़्यादा स्टेबल होगा या लेस स्टेबल होगा, उसको जानने के लिए हमें इस प्रॉपर्टी को समझना है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दो तरह का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। जैसे हम लोग पी ब्लॉक में ग्रुप 17 जब पढ़ रहे थे तो हमने हैलोजेंस का रिडक्शन पोटेंशियल अंडरस्टैंड किया था कि फ्लोरीन का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे हम डिसाइड करते थे। तो
आप एक बार रिकॉल करें उस पॉइंट को जब हम रिडक्शन पोटेंशियल वहाँ पे पढ़ रहे थे हैलोजेंस के केस में। तो मैंने कहा कि 3 स्टेप्स पे रिडक्शन पोटेंशियल डिपेंड करता है। x2 का मुझे x एटम बनाना है, फिर इस x एटम को इलेक्ट्रॉन गेन करना है, फिर ये आयन हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करके हाइड्रेटेड आयन बनाता है। यहाँ मुझे कुछ एनर्जी लगाना पड़ता, डेल्टा एच बॉन्ड डिसोसिएशन। यहाँ मुझे एनर्जी कुछ निकलता नज़र आता था, डेल्टा एच इलेक्ट्रॉन गेन। यहाँ पे भी डेल्टा एच हाइड्रेशन रिलीज़ होता था। ओवरऑल तीनों का सम करके मैं बोलता कि डेल्टा एच टोटल हमें देखना होगा। उन डेल्टा एच टोटल्स में जहाँ पे भी एनर्जी का रिलीज सबसे ज़्यादा होगा, मीन्स वैल्यू मोर नेगेटिव होगी, उसका इलेक्ट्रॉन गेन करने का टेंडेंसी सबसे ज़्यादा होगा। और बाजी मारी थी फ्लोरीन ने। F2 जो था फ्लोरीन, वो पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट निकल के हमारे सामने आया, मीन्स मैक्सिमम रिडक्शन पोटेंशियल रखता था, मीन्स मैक्सिमम टेंडेंसी थी उसकी इलेक्ट्रॉन गेन करके एक्स नेगेटिव बनाने की। इन तीनों स्टेप्स को एक लाइन में लिखूं तो मीन्स इस पर्टिकुलर रिएक्शन का ई नॉट वैल्यू बहुत ही हाईली पॉजिटिव आया था फ्लोरीन के केस में, जिसकी वजह से मुझे कहना पड़ा था कि फ्लोरीन बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। और आज क्योंकि मेरे पास पिक्चर में मेटल्स हैं और मैं मेटल्स का इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी देखना चाह रहा हूँ, मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ देखना चाह रहा हूँ, तो किसी भी मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल भी सिमिलरली 3 स्टेप्स पर डिपेंड करता है। जैसे नॉन मेटल्स के केस में हमने पढ़ा था कि वो 3 स्टेप्स पर डिपेंड करता है। तो हम लोग क्योंकि मेटल के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को यहाँ स्टडी करना चाहते हैं, हालांकि हमारे डेटाज मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में रिडक्शन पोटेंशियल की फॉर्म में ही होते हैं, बट वो तो मुझे लगता है हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ के आए ही हैं स्टार्टिंग से कि अगर हमें ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू पता है तो रिडक्शन पोटेंशियल बनाने का कोई ज़्यादा इशू नहीं रहता। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू सिंपली माइनस पुट करके बन जाएगा। ये मेरे पास कोई एक मेटल है जिसका मैं यहाँ पे सबसे पहले स्टेप में एटोमाइजेशन करूँगा, मीन्स उसका सब्लिमेशन करूँगा, मीन्स उसे गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट करूँगा। ऐसा करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है जिसको मैं बोलता हूँ डेल्टा एच सब्लिमेशन। उसके बाद इस गैसियस मेटल से इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराया जाता है, एक को या 2 को, जितनों को भी आप कराना चाह रहे हैं उस पर्टिकुलर स्टेट के लिए। तो ऐसा करने के लिए भी आपको एनर्जी लगानी पड़ती है, डेल्टा एच आयोनाइजेशन। 2 इलेक्ट्रॉन निकालने हैं तो I1 + I2 का सम हो जाएगा। फिर ये मेटल गैसियस आयन जो बना है ये एक्वस वाटर के साथ अट्रैक्शन शो करके हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट होता है और फिर एनर्जी को रिलीज करता है, जिसको मैं बोलता हूं डेल्टा एच हाइड्रेशन। ओवरऑल अगर आप देखें तो मेटल सॉलिड था, वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके मेटल आयन एक्वस में बन रहा है और ये इलेक्ट्रॉन्स को रिलीज कर रहा है। मैंने एक इलेक्ट्रॉन का केस कंसिडर किया, आप 2 या 3 का भी कर सकते हैं, नो इशू अबाउट इट। अब ओवरऑल इस तीनों स्टेप्स में जो डेल्टा एच टोटल आता है, डेफिनेटली वो इन तीनों का सम होगा, डेल्टा एच सब्लिमेशन प्लस डेल्टा एच आयनाइजेशन प्लस डेल्टा एच हाइड्रेशन, इन तीनों का सम होगा। वो पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा मैं कुछ क्लियरली सजेस्ट नहीं कर सकता आपको, मेटल टू मेटल वेरी करेगा, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। अगर ओवरऑल डेल्टा एच टोटल नेगेटिव हुआ तो वो तो डेल्टा जी को नेगेटिव बनाने में असिस्ट करेगा। सी हेयर, डेल्टा जी हमारे पास होता था डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ये एक फैक्टर था जो स्पॉन्टेनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल था, ये दूसरा फैक्टर था जो स्पॉन्टेनिटी के लिए रेस्पॉन्सिबल था। हम लोग पहले भी ये बात समझा के आए हैं कि किसी भी रिएक्शन की फेवरेबिलिटी के लिए डेल्टा एच नेगेटिव हो तो अच्छा है, डेल्टा एस पॉजिटिव हो तो अच्छा है। दोनों उल्टे हो गए, मीन्स डेल्टा एच पॉजिटिव हो गया, डेल्टा एस नेगेटिव, फिर तो रिएक्शन स्पॉन्टेनियस हो ही नहीं पाएगा। और अगर दोनों फेवरिंग हुए तो बहुत बढ़िया बात, बट एक फेवरिंग होगा तो भी काम चल जाएगा, मीन्स हम रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस बना लेंगे। अब इस पर्टिकुलर रिएक्शन में अगर मैं देखूं तो डेल्टा एस मुझे पॉजिटिव समझ में आता है कि होगा, क्योंकि यहाँ सॉलिड मेटल था और यहाँ पे वो एक्वस आयंस में कन्वर्ट हो गया है, मींस डिसोसिएशन हो गया, वाटर में फ्रीली मूव कर सकता है, इलेक्ट्रॉन भी उससे लिबरेट होकर फ्री मूव कर सकते हैं। तो इट सीम्स कि रैंडमनेस जो है वो शायद बढ़ी रहे, मींस डेल्टा एस का वैल्यू पॉजिटिव होगा। अब सवाल उठता है कि डेल्टा एच का, क्योंकि मैं कुछ बता नहीं सकता, वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है।
अगर मुझे दो मेटल्स के डेल्टा एच को कंसिडर करना है तो जैसे, क्योंकि मैं स्टेबिलिटी तो कंपाउंड्स में रिलेट करके निकालूंगा, लाइक मैं निकालूंगा तो कॉपर +1 और +2 की स्टेबिलिटी को रिलेट करूंगा, या मैं कॉपर 2+ और मैग्नीज 2+ की स्टेबिलिटी को कंपेयर करूंगा। मीन्स मुझे दो डिफरेंट आयंस की जब स्टेबिलिटी को कंपेयर करना होगा, जैसे मैं निकल और प्लेटिनम के कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी को कंपेयर कर रहा था, तो फिर मुझे उनका ओवरऑल सिस्टम चेकआउट करने के लिए मुझे ओवरऑल डेल्टा जी देखना होगा, और वो ओवरऑल डेल्टा जी में डेल्टा एच अपना एक रोल प्ले करेगा। अगर डेल्टा एच की वैल्यू दोनों के लिए पॉजिटिव हो, मीन्स नॉन फेवरिंग हो, तो जिसकी लेस पॉजिटिव होगी वो ज़्यादा आसानी से अचीवेबल स्टेट होगी। जिसकी डेल्टा एच वैल्यू, सपोज कीजिए दो मेटल्स हैं, दोनों का डेल्टा एच वैल्यू इन तीनों स्टेप्स में पॉजिटिव आ रहा है, तो जिसका लेस पॉजिटिव है वो ज़्यादा फेवरिंग होगा स्पॉन्टेनिटी के लिए। अगर दोनों की डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव है तो जिसकी मोर नेगेटिव होगी वो ज़्यादा फेवरेबल होगा स्पॉन्टेनिटी के लिए। मुझे लगता है ये बड़ी आसान सी बात है। अगर सपोज रिएक्शन एक्सोथर्मिक है तो जो ज़्यादा एनर्जी निकालेगा वो उतना ज़्यादा फेवरेबल है। अगर सपोज रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो जहाँ कम एनर्जी लगानी पड़ेगी वो ज़्यादा फेवरेबल होगा। दोनों बातों को आप कोरिलेट कर सकते हैं इजीली। सो मैं ये देखना चाहूँगा कि डेल्टा एच टोटल ओवरऑल क्या रहा। सपोज करें कि तीनों सिस्टम, दो मेटल्स हैं, दोनों में डेल्टा एच टोटल मेरे पास नेगेटिव आता है। मान लीजिए दोनों में डेल्टा एच टोटल नेगेटिव आता है। जब डेल्टा एच टोटल नेगेटिव आएगा तो ये भी फेवरिंग फैक्टर हो जाएगा और ये भी फेवरिंग फैक्टर है। मीन्स डेल्टा जी की वैल्यू डेफिनेटली नेगेटिव होगी। जितनी ज़्यादा नेगेटिव होगी डेल्टा जी की वैल्यू, उतना ज़्यादा ई नोट पॉजिटिव होगा। डेल्टा जी -NF ई नोट होता है, तो जितना ये नेगेटिव वैल्यू होगी उतना ई नोट वैल्यू पॉजिटिव होगी। मीन्स ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मेटल का हाई होगा। मीन्स ये बनने वाली स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। और अगर सपोज डेल्टा एच नेगेटिव ना हो के पॉजिटिव होता तो वो डेल्टा जी को लेसर नेगेटिव बनाने की कोशिश करेगा। और अगर डेल्टा जी की वैल्यू लेसर नेगेटिव हुई तो ई नोट वैल्यू भी लेसर पॉजिटिव होगा। मीन्स उस पर्टिकुलर स्टेट को एक्वायर करने की फिजिबिलिटी लेसर रहेगी। हालांकि वर्ड्स थोड़े कॉम्प्लिकेटेड हैं, बट सिंपल सा पॉइंट ध्यान रखें कि ये तीनों चीज़ें ओवरऑल मिलके डेल्टा एच टोटल डिसाइड करने वाली हैं। और वो डेल्टा एच टोटल जहां मैक्सिमम नेगेटिव होगा, मींस ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही होगी, उस पर्टिकुलर स्टेट की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। आप सिंपल सी बात याद रखें कि ये डेल्टा एच टोटल सीधे सीधे हमें ई नोट के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। ये डेल्टा एच टोटल अगर मोर नेगेटिव हुआ तो ई नोट का वैल्यू मोर पॉजिटिव होने के चांसेस हैं, और अगर ये डेल्टा एच मोर पॉजिटिव हुआ तो ई नोट वैल्यू, ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, रिडक्शन पोटेंशियल मत समझिएगा, तो वो नेगेटिव होने के चांस होंगे। और अगर ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो जाएगा। ये रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव है तो रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि मैं कुछ एग्जाम्पल्स के साथ अगर इस कहानी को सुनाऊंगा तो हम इस स्टोरी पे और ज़्यादा अच्छे से अपने पॉइंट को क्लियर कर पाएंगे। तो चलिए मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के फॉर्म में पॉइंट समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। 1 बाय 1 इन चारों रिएक्शंस को ध्यान से देखिए और मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। पहले एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चंस को स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। कहानी उतनी ही है जितनी मैंने पीछे बोली है। सी, ये मुझे एक कॉपर का सॉलिड फॉर्म दिखाया गया है जिससे मैं कॉपर +1 बनाना चाह रहा हूँ। इसका जो EMF है, जो इसका E है, जो इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है, देखो मैंने नोट हटा दिया लिखना, क्योंकि नोट जनरली हम रिडक्शन पोटेंशियल की सेंस पे लिखते थे। तो ये मैंने ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ही पर्टिकुलरली आपको शो किया हुआ है। आपको रिडक्शन पोटेंशियल कन्वर्ट करके साइमल्टेनियस दिखाता जाऊंगा। आप पहली दो स्टेट देखें, दोनों का E वैल्यू नेगेटिव दिखाई दे रहा है। मीन्स EMF नेगेटिव है, यानी कि उनकी ऑक्सीडेशन करने की टेंडेंसी ज़्यादा अच्छी नहीं है। EMF नेगेटिव होने का मतलब यही है कि रिएक्शन का ज़्यादा फिजिबल ना होना, ज़्यादा स्पॉन्टेनियस ना होना। मतलब इसका एक इलेक्ट्रॉन छोड़ने का टेंडेंसी भी बहुत अच्छा नहीं है और इसका 2 इलेक्ट्रॉन्स छोड़ने का टेंडेंसी भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। दोनों वैल्यू नॉन फेवरिंग है। लेकिन अगर आप देखें तो ये वैल्यू मोर नेगेटिव है, ये वाली वैल्यू लेस नेगेटिव है। EMF लेस नेगेटिव होना मीन्स फेवरेबल होना। EMF लेस नेगेटिव होना
मीन्स मोर फेवरेबल होना। तो ये नीचे वाला स्टेप जो है ये मोर फेवरेबल है, यानी कि ये जीरो या पॉजिटिव होने की कोशिश कर रहा है, ये जीरो या पॉजिटिव को ज़्यादा अप्रोच कर रहा है, जबकि वो जीरो या पॉजिटिव से काफ़ी दूर है। मीन्स ये रिएक्शन इतनी फिजिबल मुझे नज़र नहीं आ रही इस ई को देखूं तो। चलिए मैं इसको उल्टा करके देखता हूँ, एक को उल्टा करूँ, दोनों को ही कर देता हूँ। चलो शायद मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक रिएक्शन, कलर डिफरेंट हो जाएगा तो आप डिस्टिंग्विश कर पाएंगे। कॉपर प्लस इलेक्ट्रॉन को गेन करे और वापस कॉपर में कन्वर्ट हो जाए, ये मैं रिडक्शन पोटेंशियल लिख रहा हूँ अब, और ये वैल्यू हो जाती है प्लस 0.52 वोल्ट। जिन्होंने भी थर्ड चैप्टर अच्छे से पढ़ा हुआ है वो इस बात को आसानी से कोरिलेट कर पाएंगे। और कॉपर 2+ को अगर आप देखें तो वो 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है, और इसका जो ई नोट बनता है वो है प्लस 0.34 वोल्ट। सबको पता है ई नोट वैल्यू जितनी ज़्यादा पॉजिटिव होगी रिएक्शन उतनी ज़्यादा फिजिबल होगी, उतना ज़्यादा स्पॉन्टेनियस होगी। तो मतलब कॉपर प्लस का कॉपर में बदलने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा है एज कंपेयर टू कॉपर 2 का कॉपर में बदलने का टेंडेंसी। तो साफ है क्योंकि ये इसमें कन्वर्ट नहीं होना चाह रहा, इसका मतलब जो Cu2+ है ये मोर स्टेबल है, मोर स्टेबल एज कंपेयर टू Cu+। ये लेस स्टेबल हो जाएगा और ये मोर स्टेबल हो जाएगा क्योंकि ये इसमें नहीं बदलना चाहता उस ईज के साथ जिस ईज के साथ Cu+Cu में बदलना चाहता है। तो हम लोग जो बोल रहे थे कि भाई IE1 + IE2 कॉपर का ज़्यादा होगा तो वो लेस स्टेबल होना चाहिए था, आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ ये क्लियरली सजेस्ट कर रही हैं। चाहे आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल्स की सेंस पे अपने आंसर को फ्रेम कर लीजिए या रिडक्शन पोटेंशियल्स की सेंस पे अपने आंसर को फ्रेम कर लीजिए, वो आपको क्लियरली सजेस्ट कर देती हैं कि कॉपर 2+ ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू कॉपर +1। हालांकि हमारे दिमाग में अभी कई तरह के सवाल उठेंगे कि यहाँ पे क्यों ई नोट ज़्यादा पॉजिटिव हो गया, यहाँ क्यों लेस पॉजिटिव रहा, या यहाँ क्यों ई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मोर नेगेटिव हुआ जबकि यहाँ लेस नेगेटिव हुआ। हम लोग इन सब के भी जवाब यहाँ पे सर्च करने की कोशिश करेंगे। बट एक बार मैं इस कॉपर और कॉपर +2 को यहाँ से हटा के रादर +1 की इस सिचुएशन को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ। अब मैं फिर देखना चाह रहा हूँ कि +2 ज़्यादा स्टेबल है कॉपर का या जिंक या Fe का। तो साफ पता चल रहा है इस रिएक्शन का फेवरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू मैक्सिमम आ रहा है इन तीनों में, तो साफ बात समझ में आती है कि जिंक 2+ मोर स्टेबल होगा एज कंपेयर टू Fe2+ एज कंपेयर टू Cu2+, क्योंकि Cu का Cu2+ बनाने में काफ़ी दिक्कत थी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ अगर मैं देखूं तो जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मैक्सिमम था और कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल मिनिमम था। अब मैं इसी बात को रिडक्शन पोटेंशियल पे भी जोड़ सकता हूं। जिंक का रिडक्शन, जिंक आयंस का रादर ज़्यादा अच्छा रहेगा बोलूं, जिंक आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल लीस्ट था। ये जिंक मेटल का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है। अगर मैं रिएक्शन को उल्टा लिख दूंगा जस्ट लाइक दिस, तो ये जिंक आयंस का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू हो जाएगा और वो वैल्यू -0.76 वोल्ट हो जाएगा, यानी कि लीस्ट हो जाएगा। मींस अगर लीस्ट रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है या मैक्सिमम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है तो वो पर्टिकुलर आयन का स्टेबिलिटी मैक्सिमम रहेगा। आप यहाँ इस पर्टिकुलर पॉइंट से ये बात बहुत अच्छे से समझ के निकल सकते हैं। क्या हो अगर मैं जिंक का जिंक 3+ बनाना चाहूँ, 3 इलेक्ट्रॉन निकालना चाहूँ। हालांकि मुझे डेटा नहीं पता, ना ही मैं उसको यूज़ करना चाहता, लेकिन मैं श्योरली ये बात कह सकता हूँ कि जिंक ऑब्लिक जिंक 3+ का अगर मैं ई वैल्यू देखूँ तो वो डेफिनेटली नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना जिंक का बहुत भयंकर दुष्कर काम था। उस थर्ड इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना असंभव सा था फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स से। रिजल्टिंग वहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी होगी, ई वैल्यू नेगेटिव बन जाएगा, वो पॉजिटिव रहने का कोई आसार नहीं है। मींस अगर मैं जिंक आयन ऑब्लिक ऐसे भी देख सकता हूँ, मैं जिंक आयन 3+ ऑब्लिक जिंक 2+, ये सब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में बातें समझा के आया हूँ
कि 3 से 2 में कन्वर्ट होने का वैल्यू अगर मैं देखूं, अब ये रिडक्शन पोटेंशियल है, +3 +2 में बदल रहा है, तो जो वैल्यू लिखी जाएगी वो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू की लिखी जाएगी, वो वैल्यू हाईली पॉजिटिव है। या मैं इसको यूं भी लिख सकता था, जिंक आयन ऑब्लिक जिंक आयन 3+, वो E0 वैल्यू अगर मैं देखूं तो वो हाईली नेगेटिव है। तो इस वैल्यू का हाईली नेगेटिव होना मींस 2 का 3 में कन्वर्जन इम्पॉसिबल हो जाएगा, या इस वैल्यू का हाईली पॉजिटिव होना मींस 3 से 2 इमीडिएटली बहुत आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। दोनों चीज़ें सजेस्ट करती हैं कि जिंक का 3+ बिल्कुल नहीं बनने वाला, ये बहुत ही हाई नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल पोजेसिंग होगा। डेटाज तो मैं 3rd चैप्टर में भी बताया करता, आपको याद नहीं रख सकते हम, सिर्फ रिलेट करना है। ये क्वेश्चन एक मैंने लास्ट क्लास में भी कराया था कि वाई जिंक कैनॉट शो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट। ये सवाल हमें कई जगह दिखता है कि जिंक 3+ ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों नहीं दिखाता, बट हम दो अलग अलग आंसर्स पाते हैं। एक आंसर तो हम पाते हैं कि उसका डी फुल्ली फिल्ड होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होता है, तो रिजल्टिंग वो 3+ नहीं बना पाता। हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ ये बात सच कह रहा होगा। लेकिन कई जगहों पे हमें दिखाया गया है कि जो रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू है जिंक 3+ ऑब्लिक जिंक 2+ की, वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है, या जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू है जिंक आयन ऑब्लिक जिंक 3+ आयन की, वो हाईली नेगेटिव है, जिसकी वजह से वो 3+ शो नहीं करता। तो ये भी उतनी ही परफेक्ट बात है, ये भी उतनी ही परफेक्ट बात है। रादर ये जो वैल्यू नेगेटिव आपको दिखा रहा हूँ ये उसी वजह से हुई है क्योंकि वो 3rd इलेक्ट्रॉन निकालने में एनर्जी आपको ज़्यादा लगानी पड़ी, और ये जो ई की वैल्यू आई हुई है उनमें आयनाइजेशन एनर्जी अपना एक कॉन्ट्रीब्यूटर था। डेफिनेटली आयनाइजेशन एनर्जी अकेला रेस्पॉन्सिबल था गैसियस स्टेट में इलेक्ट्रॉन्स निकालने के लिए, बट अगर आप सॉलिड फॉर्म में स्पीसीज लिए हुए हैं और एक्वस फॉर्म में कंपाउंड बना रहे हैं तो उस टाइम पे इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए अकेला आयनाइजेशन एनर्जी रेस्पॉन्सिबल नहीं है, बट आयनाइजेशन एनर्जी के साथ साथ सब्लिमेशन एनर्जी और हाइड्रेशन एनर्जी भी एक रेस्पॉन्सिबल फैक्टर्स बनते हैं, जो ओवरऑल मिलके बताते हैं कि कोई पर्टिकुलर स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाएगी या नहीं निकाल पाएगी, मीन्स ऑक्सीडेशन आसानी से कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। अगर वो आसानी से ऑक्सीडेशन कर पा रही है तो बनने वाली स्टेट डेफिनेटली ज़्यादा स्टेबल होगी। चलिए कुछ और पर्टिकुलर पॉइंट पे फोकस करते हैं हम। एक बार कॉपर +1 और +2 पे फोकस करेंगे। पैरेलली दोनों तरफ मैं कॉपर का एक कंपाउंड बनाना चाह रहा हूँ। सी हेयर, ये मेरे पास कॉपर सॉलिड है। पहले स्टेप में मैं इसको गैसियस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूँ। ऐसा करने के लिए मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, ΔH पॉजिटिव है, सब्लिमेशन एनर्जी। फिर इस कॉपर गैसियस से मैं एक इलेक्ट्रॉन निकालता हूँ। ऐसा करने के लिए भी मुझे कुछ एनर्जी लगानी पड़ती है, E2। फिर 3rd स्टेप में Cu+ गैसियस वाटर के साथ हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट होगा और ऐसा करने पे एनर्जी निकलती है। ओवरऑल ये दो एनर्जीज लगानी पड़ी, E3 वो निकली। तो ET का वैल्यू यानी कि टोटल जो एनर्जी चेंज होगा या ΔH टोटल जो होगा वो क्या रहेगा, मीन्स एनर्जी लगानी पड़ेगी या लगेगी, अभी मैं कुछ कहने की स्थिति में नहीं हूँ। ओके, दूसरी तरफ चलते हैं। वही पहला स्टेप है, कॉपर सॉलिड से मैं कॉपर गैसियस बना रहा हूँ। पहला स्टेप, एनर्जी मुझे लगानी पड़ेगी, ये तो वही होगी E1, सेम वही स्टेज है। अब इस कॉपर गैसियस से मुझे 2 इलेक्ट्रॉन्स आउट करने हैं। रिजल्टिंग मुझे जो एनर्जी लगानी पड़ेगी वो E2 से तो ज़्यादा ही लगानी पड़ेगी। लेट मी राइट इट E4। ये वैल्यू ज़्यादा लगानी पड़ेगी मुझे यहाँ से, क्योंकि ये एक आयनाइजेशन एनर्जी थी, ये 2 आयनाइजेशन एनर्जीज हैं। फिर ये कॉपर 2+ वाटर के साथ रिएक्शन करेगा और हाइड्रेटेड आयन में कन्वर्ट हो जाएगा। जो एनर्जी निकलेगी यहाँ पे वो भी E3 से काफ़ी ज़्यादा होगी। लेट मी राइट इट E5। क्यों ज़्यादा होगी? यहाँ पे +1 चार्ज का आयन है जो वाटर पार्टिकल्स को अपनी तरफ खींचेगा, जबकि यहाँ पे +2 चार्ज का आयन है, छोटा भी है साइज़ में, चार्ज भी ज़्यादा है, मीन्स चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा है, तो वो वाटर के पोलर पोल को यानी कि नेगेटिव पोल को अपनी तरफ ज़्यादा पावरफुली अट्रैक्ट करेगा। रिजल्टिंग निकलने वाली ये जो हाइड्रेशन एनर्जी होगी ये कहीं बहुत ज़्यादा होगी।
व्हाट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन वो सिंपल सी बात है कि कॉपर +1 वाटर को अट्रैक्ट उतना एफिशिएंटली नहीं कर पाता जितना एफिशिएंटली कॉपर 2+ वाटर को अट्रैक्ट करता है। मींस जो निकलने वाली हाइड्रेशन एनर्जी होती है वो कॉपर 2+ के केस में बहुत ज़्यादा होती है। मुझे हिसाब किताब लगाना था ओवरऑल एनर्जी डिफरेंस का कि यहाँ पे एनर्जी टोटल कितनी लगे या निकले या यहाँ कितनी लगे या निकले, तो प्रैक्टिकली व्हाट आई हैव सीन कि यहाँ पे कुछ एनर्जी लगाना पड़ता है। तीनों स्टेप्स में ओवरऑल कुछ एनर्जी लगाना पड़ता है। मैं वैल्यू वैसे ही लिख देता हूँ, मान लो 15 जूल लगाना पड़ा, यहाँ पे भी एनर्जी लगाना पड़ता है और वो 5 जूल लगाना पड़ा। यहाँ क्यों कम लगाना पड़ा? यहाँ लगता था कि IE2 एक्स्ट्रा लगाना पड़ा है, मीन्स E4 की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन ये E5 जो था ये निकला भी तो ज़्यादा था। E2 और E4 में E4 ज़्यादा लगा, E3 और E5 में E5 ज़्यादा निकला। तो ओवरऑल जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट रहा वो बाई चांस कॉपर से कॉपर 2+ में कम रहा। रिजल्टिंग कॉपर का कॉपर 2+ बनाना क्वाइट आसान था एज कंपेयर टू दैट ऑफ +1। इसी वजह से, क्योंकि इसका डेल्टा H स्लाइट पॉजिटिव था, तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू था वो स्लाइट नेगेटिव था। सी हियर, ये उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू था कॉपर का कॉपर 2+ बनाने का जो टेंडेंसी मैं आपको दिखा रहा था, वो ई वैल्यू मैंने दिखाया था अभी -0.34 वोल्ट ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, क्योंकि डेल्टा H वैल्यू स्लाइट पॉजिटिव था। और अगर मैंने कॉपर से कॉपर +1 बनाने का कोशिश किया, एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करने का कोशिश किया, तो ई वैल्यू था कुछ -0.52 वोल्ट के आसपास। यानी कि इस केस में जो EMF वैल्यू था वो मोर नेगेटिव था, मीन्स लेस फिजिबल प्रोसेस था, मीन्स ज़्यादा एनर्जी आपको लगानी पड़ रही थी। रिजल्टिंग Cu का Cu+ लेस स्टेबल रहा और Cu का +2 ज़्यादा स्टेबल रहा। हमें सम टाइम ऐसा लगता था कि कॉपर का एक इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद वो फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है, जस्ट लाइक जिंक। जैसे कि मैं जिंक में बोलता था कि D10 फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन है, वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकालना मुश्किल होगा। तो हमें सम टाइम, मेरी इस बात को बहुत ध्यान से याद रखना, इस चैप्टर में एक बार और दोबारा मैं इसको यूटिलाइज करूँगा। तो हमें लगता था कि कॉपर का 3D10 जो है वो बहुत ज़्यादा स्टेबल है, वो कॉपर +2 में नहीं बदल पाएगा, वो अपनी फुल्ली फिल्ड से इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाएगा। लेकिन इस हाइड्रेशन एनर्जी ने उसे कंपनसेट किया, उस लगने वाली एनर्जी को कंपनसेट किया, जो शायद जिंक के केस में नहीं कर पाई होगी। तो हमने इस कॉन्सेप्ट को वहाँ समझना जरूरी नहीं समझा, बट कॉन्सेप्ट वहाँ पे भी आप अप्लाई कर सकते थे। यहाँ सिर्फ इस हाइड्रेशन एनर्जी ने इस +2 को निकालने में असिस्ट किया, +2 बनाने में असिस्ट किया, कॉपर +1 से इलेक्ट्रॉन निकाल पाया। तो आप ये मत समझें कि कोई हाफ फील्ड या फुल्ली फील्ड कॉन्फ़िगरेशन है तो वो उसकी मोस्ट स्टेबल सिचुएशन है और वो वहाँ से इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं पाएगा। क्या पता कुछ और फैक्टर्स सामने आ जाएं जो उसके इलेक्ट्रॉन को निकलवा दें, और ऐसी सीन हम लोग आने वाले टाइम में भी देखेंगे इसी चैप्टर के अंदर। बट अभी एक बार प्रेजेंटली आप इस बात को अपने दिमाग पे रखिएगा कि मतलब ऐसा मत समझें आप कि D10 या D5 से इलेक्ट्रॉन नहीं निकल सकते या नहीं निकलते हैं। हम लोग नॉर्मल सिचुएशंस पे भी निकलते पाते हैं। जैसे कॉपर के केस में हमने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एफर्ट नहीं किए हुए हैं कि बहुत ज़्यादा एनर्जीज़ लगा के हमने ऐसा किया हो, स्टिल उसका D9 फॉर्म ज़्यादा स्टेबल रहा, ना कि D10। हाँ, गैसियस फॉर्म की बात करूँ अगर मैं, तो गैसियस फॉर्म में शायद मुझे बोलना चाहिए कि D10 ही ज़्यादा स्टेबल रहेगा और +1 ही स्टेबल रहेगी, बट हमसे गैसियस स्टेट में वो नहीं पूछ रहे हैं। एक्वस स्टेट में ही हमें स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करना होता, तो इसलिए हम बार बार एक्वस स्टेट पे इसकी स्टेबिलिटी को इन पर्टिकुलर पॉइंट से एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पे नज़र डालें आप, और अदर 2 क्वेश्चन हैं यहाँ पे मुझसे पूछे गए हैं NCERT में। फॉर दी फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स, ये फर्स्ट रो की कुछ ट्रांजिशन मेटल लिखी हैं, उनकी E0 वैल्यू दिखाई है M2+/M। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं सभी की, जिसमें मेटल आयन ऑक्सीडेशन स्टेट 2+ में है और वो मेटल में कन्वर्ट हो रहा है। मीन्स इस तरह की कोई रिएक्शन हो रही है यहाँ पे। वो कुछ ऐसा कह रहे हैं, 2 क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन तो ये है, वो यूँ कहते हैं कि कॉपर की वैल्यू पॉजिटिव क्यों है। आप अगर यहाँ पे वैल्यूज़ देखेंगे ध्यान से, ये प्लस साइन लगा रखा है मैंने, +0.34 वोल्ट। तो कॉपर की वैल्यू रिडक्शन पोटेंशियल की पॉजिटिव क्यों, जबकि बाकी सभी की वैल्यूज़ नेगेटिव हैं? ये पहला क्वेश्चन है। सी, कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू पॉजिटिव होना मतलब कॉपर का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू
नेगेटिव होना। मैं जब से लेक्चर शुरू किया है आज का, ये बात तीसरी बार लिख रहा हूँ। ये रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू थी, मतलब कॉपर 2 प्लस कॉपर में कन्वर्ट हो रहा था, मैंने उल्टा कर दिया, मीन्स कॉपर का कॉपर 2 प्लस बना दिया। ई वैल्यू नेगेटिव क्यों है, ये रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस क्यों है? तो आप ध्यान दें मेरी बात पे कि जो D10 से आप उसे D9 बनाने की कोशिश कर रहे थे, वहां पे लगने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, वहां पे लगने वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो ई वैल्यू है वो यहाँ पे नेगेटिव आया। मीन्स आपको यहाँ इस पर्टिकुलर सिस्टम में M का M2 प्लस बनाने में, कॉपर का कॉपर 2 प्लस बनाने में कुछ एनर्जी लगानी पड़ी। कितनी लगानी पड़ी वो मुझे नहीं पता। पिछले एग्जाम्पल में मैंने हाइपोथेटिकली लिखा था 5 जूल लगानी पड़ी, और M का M प्लस बनाने में 15 जूल लगानी पड़ी। तो वो कॉपर प्लस और कॉपर प्लस 2 को कंपेयर करते हुए मैं बोल रहा था कि हाइड्रेशन एनर्जी ने आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर दिया। अब मना नहीं कर रहा कि कंपनसेट नहीं कर दिया। पहले मेरे सामने कॉपर +1 और कॉपर +2 दो स्टेट्स थी, जहां मैं ये बोल रहा था कि कॉपर +2 बनाना क्वाइट आसान रहा, एनर्जी तो लगानी पड़ी बट क्वाइट आसान रहा, क्योंकि जो हाइड्रेशन एनर्जी थी वो आयनाइजेशन एनर्जी को क्वाइट कंपनसेट नहीं कर पा रही थी। बट अगर मैं बाकी मेटल्स के केस में कंपेयर कर रहा हूं तो उस टाइम पे मुझे ये बात ध्यान रखना होगा कि बाकी सभी मेटल्स के केस में जब मुझे M से M2 प्लस बनाना पड़ा तो उस टाइम पे जो एनर्जी का इनपुट था वो नहीं था, आउटपुट ज़्यादा था, मीन्स रिलीज ज़्यादा था, डेल्टा एच वैल्यू नेगेटिव आ रहा था। रिजल्टिंग वहाँ पे जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ आएंगी वो सारी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यूज़ पॉजिटिव आएंगी, सिर्फ इसी की नेगेटिव आएगी। और इसकी नेगेटिव आने के पीछे वजह यही है कि आप हाफ फील्ड से उसे D9 बना रहे थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा एनर्जी लगानी पड़ी। बाकी किसी मेटल में आपके सामने ये सिचुएशन नहीं था। ओके और अगर किसी दूसरी जगह पे सिचुएशन रहा भी हो तो क्या पता हाइड्रेशन एनर्जी ने उसको ज़्यादा कंपनसेट कर दिया हो। सो सिर्फ इस जवाब को आप ढूंढें कि कॉपर अपना रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव क्यों दिखाता है। तो इसको मैंने अपनी लैंग्वेज में चेंज किया कि ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव क्यों दिखाता है, और वो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल नेगेटिव इसीलिए दिखाता है क्योंकि उसका इलेक्ट्रॉन लॉस करने का टेंडेंसी क्वाइट टफर था। जो उसकी फुल्ली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से हम एनर्जी निकालने की कोशिश करते वो थोड़ा सा मुश्किल होता, जिसकी वजह से ओवरऑल एनर्जी इनपुट करना पड़ता कॉपर का कॉपर +2 बनाने में, रिजल्टिंग उसको अचीव करना मुश्किल था। और क्योंकि उसको अचीव करना मुश्किल था, ई नॉट वैल्यू नेगेटिव था, तो M2 का M बनना क्वाइट आसान था, जिसकी वजह से उसका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव था। तो एक तो ये सवाल था। एक और सवाल हमसे पूछा हुआ है, वो कहते हैं कि जब आप 3D सीरीज में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज़ को देखते हो लेफ्ट टू राइट सीरीज में मूव करते हुए, तो आपको कुछ इरेगुलर सा ट्रेंड नज़र आता है। देखो -1.18 ये बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, फिर बढ़ गया, सॉरी ये मिनिमम था, ये बढ़ा, ये फिर घट गया, ये फिर थोड़ा सा बढ़ा है, देन ये थोड़ा सा और बढ़ा, ये थोड़ा सा और बढ़ा, फिर एकदम बहुत ज़्यादा बढ़ा और फिर एकदम डिक्रीज हो गया। ये कुछ ऐसा ट्रेंड चल रहा था। तो वो सिंपल सी बात पूछते हैं, हमें डेटा पे क्रैमिंग नहीं करनी बिल्कुल भी, सिर्फ अपने सवालों पे ध्यान देना है। एक और क्वेश्चन भी मैंने लिखा हुआ है जहाँ पे मैं डेटा को यूज़ भी करूँगा, बट क्वेश्चन में डेटा ना भी गिवन हो तो हमें किस तरह से उसको सॉल्व करना है वो भी मैं समझने की कोशिश करूँगा। मैं सिर्फ उन्हीं एग्जाम्पल्स को यहाँ पुट कर रहा हूँ जो NCERT में पूछे गए हैं। आप अपनी मर्जी से किसी मेटल का एग्जाम्पल उठाएँ उन क्वेश्चंस पे रिप्लेसमेंट के लिए। लाइक यहाँ पे मैं जैसे मैग्नीज और क्रोमियम दिखा रहा हूँ, आप कोई 2 मेटल और उठा के ले आएँ तो विदाउट डेटा एक्सप्लेन कर पाना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। 6 या 7 हमारे पास NCERT में क्वेश्चंस हैं जहाँ पे डेटा की आवश्यकता रहती है। हम लोग डेटा तो क्रैम नहीं करते और हमें समटाइम क्वेश्चंस में भी नहीं गिवन होता, बट अपने आंसर को हम डेटा की हेल्प से ही एक्सप्लेन करते हैं। तो उन 5-6 क्वेश्चंस को आप ज़रूर फोकस कीजिएगा। मैं लगभग सभी यहाँ पे पुट करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके, तो ये इरेगुलर ट्रेंड क्यों रहा? देखो, जो ये ऑक्सीडेशन या रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली किस चीज़ पर डिपेंड करती थी? सब्लिमेशन एनर्जी पे। वो साइज पे डिपेंड करता है। साइज में एबनॉर्मल बिहेवियर है, मींस ऐसा कुछ रेगुलर तो चेंज हो नहीं रहा वो। ओके, वो आयनाइजेशन एनर्जी पे डिपेंड करती थी। आयनाइजेशन एनर्जी में भी कोई रेगुलर बिहेवियर नहीं है, वो भी साइज पे डिपेंड करता है। एंड सिमिलरली हाइड्रेशन एनर्जी भी आयन के साइज पे ही डिपेंड करती है, और वो पूरी सीरीज़ में घूमते हुए हमें कुछ अप्स एंड डाउन्स दिखाता फिर। रिजल्टिंग इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स में भी अप्स एंड डाउन्स आने जेन्युइन थे, बिकॉज लेफ्ट टू राइट मूव करते हुए सीरीज़ में हमें साइज़ में एबनॉर्मेलिटी दिखती, साइज़ में हमें कोई ग्रेजुअल चेंज ना दिखता था।
इस वजह से ही ना ही आयनाइजेशन एनर्जी में, ना ही हाइड्रेशन एनर्जी में, ना ही सब्लिमेशन एनर्जी में कोई ग्रेजुअल चेंज था, जिसकी वजह ई नोट में भी कोई ग्रेजुअल चेंज हम ऑब्जर्व नहीं कर पा रहे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन भी है। दो अलग अलग लैंग्वेजेस में मैं इस क्वेश्चन को आपके सामने एक्सप्लेन करूंगा, और मुझे लगता है रिडक्शन पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस गिवन हैं, कॉपर वाले दोनों इंपॉर्टेंट है और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वो क्या कहता है, क्रोमियम 2+ रिड्यूसिंग है जबकि Mn3+ ऑक्सीडाइजिंग है। मतलब वो साफ कहना चाहता है कि Mn3+ जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को गेन करके रिडक्शन करके Mn2+ बना लेगा, और क्योंकि रिडक्शन करेगा तो इसका मतलब वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर का होगा, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करेगा। और वो कहता है कि क्रोमियम 2+ जो है वो रिड्यूसिंग नेचर का है, मींस वो क्रोमियम 3+ बना लेगा, इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा, और इलेक्ट्रॉन को क्योंकि वो लॉस करेगा, ऑक्सीडेशन करेगा, तो मतलब वो रिड्यूसिंग नेचर का होगा। बस वो यही बात बोल रहा है। वो कहता है कि जबकि दोनों D4 हैं, अगर आप Mn3+ की सिचुएशन देखें तो वो D4 है, और अगर आप क्रोमियम 2+ की सिचुएशन को एनालाइज करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे जाके, तो भाई वो भी D4 ही है, वो भी D4 है। सो ये D4 से एक इलेक्ट्रॉन गेन करके D5 बन रहा है, समझ में तो आ रहा है। D5 बनना तो अच्छी बात है, क्योंकि D के 5 ही ऑर्बिटल्स होती हैं और पांचों में एक एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, तो ये हाफ फील्ड स्टेबल हो रहा होगा, इस वजह से Mn2+ D5 बना रहा होगा। हाँ सही है। और क्रोमियम 2+ ये D4 से D3 बना रहा है, ये क्यों D5 नहीं बना रहा? इसको भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह से बिहेव करना चाहिए था, इसको भी +1 बनाना चाहिए था बाय गेनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको भी वही मैग्नीज की तरह से एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके क्रोमियम प्लस बना लेना चाहिए था, D5 बना लेना चाहिए था, लेकिन ये इस काम को नहीं कर पा रहा, नहीं कर रहा बिल्कुल भी। मैं आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ाते हुए भी समझा के आया हूँ कि क्रोमियम का +1 स्टेबल नहीं है। रादर मैंने बोला था कि 3D सीरीज में सिर्फ कॉपर ही अपनी +1 ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ हद तक स्टेबल रखे हुए है बाकियों की +1 के कंपेरिजन में। मैं फिर दोबारा रिकॉल करा रहा हूँ, अगर कॉपर की +1 और +2 में देखोगे तो +2 ही ज़्यादा स्टेबल है, बट अगर आप पूरे पीरियड के अंदर 3D सीरीज के अंदर सिर्फ +1 वाली सारी स्पीसीज लोगे तो सिर्फ कॉपर ही +1 दिखाए हुए है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि भाई D5 की खुशी तो यहाँ भी मिलने वाली थी क्रोमियम को, फिर ये क्यों नहीं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा, इसको क्या प्रॉब्लम हुई, ये D3 क्यों बना रहा है? तो D3 बनाने के पीछे एक आंसर मुझे दिखाई देता है बुक्स के अंदर कि ये जो D की 5 ऑर्बिटल्स डीजनरेट थी, वो जब डीजनरेसी को लॉस करती हैं और 2 और 3 के ग्रुप में टूटती हैं, तो ये 3 इलेक्ट्रॉन नीचे आके भी हाफ फील्ड स्टेबल T2G ग्रुप बना लेते हैं। T2G इन 3 ऑर्बिटल्स का नाम दिया था मैंने इकट्ठा, आपको याद हो तो कलर ऑफ कंपाउंड समझाते हुए। तो ये T2G ग्रुप हाफ फील्ड स्टेबल हो जाता है, जिसकी वजह से ये D3 बना लेती हैं। ये आंसर मुझे कई जगह पाता है और आप लिखते हैं तो आपको भी डेफिनेटली इस आंसर का रिवार्ड मिलेगा, मुझे लगता है ऐसा। आप ऐसा लिख सकते हैं कि D4 से D5 बना, हाफ फील्ड स्टेबल हो रहा था तो इसलिए उसने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कैरेक्टरिस्टिक शो किया, जबकि ये D4 से D3 होकर T2G को हाफ फील्ड बना रहा था, इसलिए इसने D4 से D3 बनाया और स्टेबल हाफ फील्ड T2G की फॉर्म में एग्जिस्ट किया। हमारे आंसर को लिखने पे आपको मार्क्स मिल जाएंगे, लेकिन दिमाग में क्वेश्चन तो उठता ही रहेगा कि क्यों। अच्छा, आप ये भी सोचेंगे यहाँ क्या स्प्लिटिंग नहीं हुई थी, तो चलो यहाँ मैं कर भी लूँ तो कोई खास बात नहीं पड़ने वाली। तो यहाँ पे तो वो 3 और 2 होंगे तो दोनों हाफ फील्ड ही हो जाएंगे, वो भी कोई ज़्यादा इशू नहीं है। एंड मोर ओवर मैं तो इस आंसर को बहुत परफेक्ट मान भी नहीं रहा कि T2G को वो कह दें हाफ फील्ड हो जाए, क्योंकि इससे उल्टा भी तो सीन हो सकता है, 3 ऊपर वाले 2 नीचे वाले, जो हमने अभी पढ़ा नहीं है। तो ये सब सिचुएशंस एग्जिस्ट करती हैं, तो इसलिए मैं एक और आंसर पे आपको लेके जाना चाहता हूँ यहाँ पे। बट अगर वो ना समझ में आए तो आप इसको भी यूटिलाइज कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मार्क्स तो लीजिए आप पहले एक बार, तो वो मार्क्स हमें इस आंसर से मिल सकते हैं। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको कि अभी डाटा यूज़ में मुझे ऐसा समझ लीजिए कि डाटा याद ही नहीं है, और रियल में भी याद नहीं होता। मैं आसपास के डाटाज रखता हूँ, बट मैं अपने एग्जैक्ट डाटा को यहाँ लेके आऊँगा अपनी बात को प्रूव करने के लिए। बट एक बार समझें आप मेरी बात, मैं मना कर रहा था कि ये रिएक्शन नहीं होने वाली। मुझे कई वजहों से याद है कि क्रोमियम प्लस नहीं बनता क्योंकि 3D में +1 वाले स्टेबल ही नहीं होते हैं। तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि E0
क्रोमियम 2 प्लस ऑब्लिक क्रोमियम अगर मैं देखूं तो वो वाली वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, तभी तो ये रिएक्शन नहीं हो पा रही। या मैं यूं कह सकता हूं कि ई नोट क्रोमियम 3 प्लस ऑब्लिक क्रोमियम 2 प्लस की वैल्यू देखूं तो वो वैल्यू बहुत ज़्यादा नेगेटिव है, सॉरी पॉजिटिव है, नहीं नेगेटिव है, सॉरी वैल्यू अभी दिखाऊंगा मैं आपको, वो नेगेटिव है। तो इसका मतलब 3 प्लस से 2 प्लस का कन्वर्जन मुश्किल है, 3 प्लस से 2 प्लस का कन्वर्जन मुश्किल है। लेकिन अगर मैं क्रोमियम 2 प्लस से क्रोमियम 3 प्लस बनाना चाहूँ, अभी ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वैल्यू लिख रहा हूँ, तो वो वैल्यू डेफिनेटली पॉजिटिव है, तभी तो 2 प्लस 3 प्लस में आसानी से कन्वर्ट हो गया, D4 से D3 बन गया और ये एज एन रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर पाया। अगर मैं ई नोट यही लिखता हूं, Mn3 प्लस ऑब्लिक Mn2 प्लस की वैल्यू देखूं तो वो वैल्यू भी पॉजिटिव है और ये पॉजिटिव वैल्यू डेफिनेटली मुझे सजेस्ट करती है कि 3 प्लस 2 प्लस में आसानी से कन्वर्ट हो जाएगा। रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू क्योंकि पॉजिटिव है तो ये रिडक्शन आसानी से हो जाएगा और वो D5 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जो रिएक्शन मुझे दिख रही थी कि नहीं होने वाली हैं, क्वेश्चन से ही पता था, कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एक्ट कर रहा है तो वो रिडक्शन करने वाला है और कोई रिड्यूसिंग एजेंट एक्ट कर रहा है तो वो ऑक्सीडेशन करने वाला है। तो मैं यहाँ पे बिना डाटा यूज़ किए अपनी इस सिचुएशन को स्टडी कर सकता हूँ। इन्हीं वजहों से क्रोमियम 2 प्लस क्रोमियम प्लस प्लस 2 से +1 नहीं बन पाया, इन्हीं वजहों से क्रोमियम 2 प्लस 3 प्लस में बदल गया, 3 प्लस 2 प्लस में नहीं बदल पा रहा, मतलब क्रोमियम 3 प्लस ज़्यादा स्टेबल है, या Mn3 प्लस फटाक से Mn2 प्लस में बदल रहा है क्योंकि Mn2 प्लस ज़्यादा स्टेबल। और डेफिनेट सी बात है, कोई भी मेटल अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट मोस्ट स्टेबल एक्वायर करना चाहेगी। और अब अगर मैं आपको रियल डाटा दिखाऊं यहाँ पे, ये तो बिना डाटा मैंने यूज़ कर दिया, तो जब आप रियल डाटा यहाँ पे ला के देखते हैं तो ये जो रियल डाटा है ये एक्चुअली -0.4 वोल्ट के आसपास है, -0.4142 पाएगा कुछ, और ये वाला वैल्यू +1.5 वोल्ट के आसपास है। तो मुझे लगता है आप ये बात आसानी से समझ सकते हैं कि +1.5 वोल्ट होना मीन्स इस कन्वर्जन का बहुत आसानी से हो जाना है, यानी कि रिडक्शन करने का टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होगा, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जबकि इस पर्टिकुलर चेंज को आप देखें, 3 प्लस से 2 प्लस बनने का रिडक्शन पोटेंशियल वैल्यू बहुत लेस था, मतलब 2 प्लस से 3 प्लस बनने की टेंडेंसी वो पॉजिटिव हो जाएगी, +0.4 वोल्ट हो जाएगी, मीन्स 2 प्लस 3 प्लस में आसानी से कन्वर्ट हो पाएगा, यानी कि D4 D3 में कन्वर्ट हो जाएगा। आंसर फ्रेम अब आपको करना है। कॉन्सेप्ट मैंने पूरी तरह से आपके सामने एक्सप्लेन कर दिया। आप इन वैल्यूज़ ऑफ द रिडक्शन पोटेंशियल से या ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से बहुत आसानी से किसी भी मेटल की ऑक्सीडेशन स्टेट को समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। एक दो क्वेश्चंस और भी मिलेंगे, बट वो बहुत ही आसान से क्वेश्चंस होंगे। किसी एक पर्टिकुलर रिएक्शन की फिजिबिलिटी जब आपको देखनी होगी तो आप उस रिएक्शन का ई नोट चेक कर लीजिए, जहाँ पे भी मोर पॉजिटिव ई नोट आ रहा है वो रिएक्शन ज़्यादा फिजिबल होगी, मीन्स बनने वाली उसके अंदर स्टेट ज़्यादा स्टेबल होगी। और अगर कोई डाउट लगे तो आप फिर पूछ लीजिएगा। आई होप ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो टॉपिक है, हालांकि अगर मैं अपने पिछले तीनों लेक्चर्स को रिकॉल करूं जो यहाँ डी एंड एफ ब्लॉक के पढ़े, तो शायद किसी में इतना दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होगी जितना सिर्फ इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को समझने के लिए और उसके अकॉर्डिंग स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन लगाने की ज़रूरत है। स्टेबिलिटी ऑफ आयंस को एक्सप्लेन करने के लिए अपना दिमाग लगाने की ज़रूरत है। तो आप इसको होपफुली अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे और फाइनली अपने उन 6-7 क्वेश्चंस पे वर्कआउट कीजिए। मोस्ट ऑफ तो मैंने यहाँ पे बता दिए हैं, और बस डेटा के बिना आप अपने आंसर को समझने की और रिपोर्ट करने की कोशिश करें। क्वेश्चंस वहीं से पूछे जाने जो आपके पास एनसीईआरटी के पैकेज में गिवन है, तो उन्हीं पे ज़्यादा प्रैक्टिस करके आप आगे बढ़ें। हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़, जिसमें कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, माइनर आई शुड से 4 to 5 मिनट मैक्सिमम, एंड देन हम 2 कंपाउंड्स की केमिस्ट्री यहाँ पे स्टडी करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वो 2 कंपाउंड्स हैं जिनकी केमिस्ट्री के बिना मुझे लगता है कि +2 के पेपर में पार पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो या बोर्ड का हो। तो KMnO4 पोटेशियम परमैग्नेट और K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट, इन दोनों कंपाउंड्स की केमिस्ट्री के साथ हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ को कंक्लूड करते हुए डी एंड एफ को ख़त्म कर देंगे, डी ब्लॉक को ख़त्म कर देंगे और एफ ब्लॉक की तरफ मूव करेंगे। गुड बाय।